कारगिल विजय दिवस दुश्मनों से देश की सीमाओं की रक्षा और आन बान शान के लिए मर मिटने वाले भारतीय सेना को नमन करने का दिन। जी हां, 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उसे उसके बिल में घुसने को मजबूर कर दिया था। हर साल कारगिल की विजय और शहीदों को याद करने में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में कश्मीर में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। इसके पीछे कारण था पाकिस्तान की बदनीयत। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को चुपके से भारतीय सीमा में घुसने के लिए ऑपरेशन बद्र चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर में भारत का प्रभाव खत्म करना था। पाकिस्तान के मंसूबों को समझने में सेना और सरकार ने बिल्कुल देरी नहीं की और इसे घुसपैठ मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। 11 मई को कारगिल, द्रास और बटालियन क्षेत्र में सैकड़ों पाक जवानों के घुसपैठ की बात पुख्ता हो चुकी थी। भारतीय सेना ने कारगिल द्रास खाली कराने का अभियान भी शुरू किया। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को LOC के अलग अलग मोर्चों पर तैनात कर दिया। सभी मोर्चों से पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को हमारे वीर सैनिकों ने चुन चुन कर और खदेड़ कर मार गिराया। इस लड़ाई में हमारे 500 से अधिक जवान शहीद हुए। 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की और आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई को युद्ध समाप्ति का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हमारा मजमून आपने देखा, कारगिल विजय दिवस। हम उस शहादत को नमन करते हैं, उन हीरोज ऑफ कारगिल को सैल्यूट करते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस यूं ही मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो हम आज भी हम तभी महफूज हैं, हमारी सीमाएं तभी महफूज जब ये हीरोज वहां विषम परिस्थितियों में भी एक जुनून के साथ वहां खड़े रहते हैं। तो हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस। एक लंबे सफर तय किया और ये वो युद्ध लड़ा गया। युद्ध की एक ऐसी स्थिति कह सकते हैं इसको कि एक ऑपरेशन था ये बाकायदा युद्ध के रूप में, क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत हुई थी, बम्बार्डमेंट हुआ, वहां पे एयरफोर्स को यूज किया गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि युद्ध का रूप लिया गया उसको। बाकी आज भी जैसे ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब हमारे साथ में बैठे हैं, दीपक भाकर साहब हमारे साथ बैठे हैं, भाजपा नेता। ब्रिगेडियर साहब बता भी सकते हैं कि युद्ध का डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। एक ऑपरेशन, डिफेंस का एक ऑपरेशन था, लेकिन रूप इसी तरह का था कि घुसपैठियों को खदेड़ना था, लेकिन सहज नहीं था, क्योंकि दुश्मन ऊपर था, आप नीचे बैठे हुए थे। वो कंकर फेंकते थे तो लगता था कि ऊपर से पहाड़ टूट के गिरा है। आप नीचे से तोप का गोला ऊपर पहुंचाते थे, तो जितनी लंबी उसकी मार है उतना, और बर्फ चारों तरफ से एक पहाड़ी क्षेत्र, घुसना बड़ा सहज नहीं था। आप कई मूवीज में भी देखे होंगे कि किस तरह से उसे फिल्माया गया था। कई जो बिल्कुल खड़ी एकदम से चोटियां हों, उसमें किस तरह से आपको वहां पहुंचना है। और राजस्थान के काफी जवानों ने शहादत भी दी वहां पे, और इस ऑपरेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की। पिंक सिटी के ही अमित भारद्वाज, वो पेट्रोलिंग के पहली बार जब वहां लोग गए थे और जब देखा गया था किस तरह से घुसपैठ हुई है, उसमें उन्होंने भी शहादत दी। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ में हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ऑपरेशन भी अगर था तो ऑपरेशन इस तरह का था, कितना लंबा समय तय किया गया और सहज नहीं था कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, जवान हमारे नीचे थे, लेकिन फिर भी मजबूत इरादे और हौसले बुलंद हों तो यही कहा जाता है कि चलते चलो जवानों तुम, थक ना जाना है साहिल, देश तुम्हारे साथ है, जीत लोगे कारगिल। उस समय ये कहा जाता था। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इसे उसी तरह से एक युद्ध का रूप दिया जा सकता है? देखिए, युद्ध का रूप तो बेसिकली ये युद्ध ही था जी, लेकिन युद्ध का मतलब होता है ऑल आउट। ऑल आउट का मीन्स आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं और जिनकी जरूरत है, जहां वो रिसोर्सेज को लाने की,
वो सारे उसमें इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन हालांकि एयरफोर्स भी इस्तेमाल हुई, आर्टिलरी भी हुई और बाकी आर्म्स तो हुई हुई, लेकिन उनके ऊपर कुछ बंदिशें थी। बंदिशें इन ए सेंस दैट एयरक्राफ्ट का मनोवरिंग एरिया है वो 180 डिग्री समझिए आप ब्लैक आउट था, यानी वो पार नहीं जा सकते थे, और उसका आप रेडियस ऑफ सर्कल होता है वो बहुत लंबा होता है। तो उनकी हैंडीकैप देखिए आप, यदि एक पॉइंट के ऊपर बम्बार्ड करना है इन्फेंट्री की जो पैदल सेना उसकी मदद के लिए, तो आप उसको यदि कौन सा एंगल से वो अच्छी तरह से हिट होगा, आप उधर क्रॉस कर नहीं सकते हैं, सारा सर्कल इधर ही काटना है, इधर भी आप दुश्मन की जो मिसाइल रेंज है उनसे दूर काटना है। तो इस तरह से एयरक्राफ्ट हमारे एयर इस्तेमाल हुई, लेकिन एक लिमिटेड और एक हाथ बांधे हुए तरीके से हुई। दूसरा, जिस तरह का टेरेन है दुनिया में आज तक इस तरह का युद्ध कहीं भी नहीं लड़ा गया है। इस तरह की दुर्गम पहाड़ियों में, इतनी ऊंची पहाड़ियों में जो जिनकी हाइट 4000-5000 वर्ग मीटर थी, और 4-5 मीटर के ऊपर आप जीना ही एक किस्म की लड़ाई है। आप जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं उनसे लड़ाई कर रहे हो, टेरेन से लड़ाई कर रहे हो, क्लाइमेट से लड़ाई कर रहे हो, आपकी जो फिजियोलॉजी है उसकी जो आपकी कैपेसिटी है उससे लड़ाई कर रहे हो। आप पहाड़ में आप देखिए आर्टिलरी भी, आप आर्टिलरी का जो यदि गोला फेंकते हैं तो या तो एक चोटी के परली तरफ चला जाएगा, या इधर गिर जाएगा, या बाएं गिर जाएगा, दाएं गिर जाएगा। हाउ डू, उसका एक एरिया ऑफ इंपैक्ट होता है। आप पिन पॉइंट, वो कोई पिन पॉइंट वेपन नहीं है, इनडायरेक्ट वेपन है। इनडायरेक्ट वेपन आपकी कैलकुलेशन से डिस्टेंस और क्लाइमेट और स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, तो वो एक्यूरेट होना बड़ा मुश्किल है। सो यू वेस्ट लॉट ऑफ राउंड्स उसके ऊपर, तब जाके कोई एक आध गोला उस चोटी पे गिरता है। सेकेंडली, जो पैदल सेना होती है वो ऊपर कैसे चढ़ेगी चट्टान के ऊपर? आप चट्टान पे चढ़ना, इट्स अ माउंटेनियरिंग एफर्ट रिक्वायर्ड। ऐसी चोटी के ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है, जैसा आपने बोला, पत्थर फेंक दे तो भी आप उस पर नहीं जा सकते हो। अब ऐसी दुर्गम पहाड़ियों में इतनी ऊंची हाइट पे आपका सांस लेना भी मुश्किल होता है, और आप अपना पूरा वेट लेके चल रहे हैं। सोल्जर अपना पूरा वेट लेके चलता है लड़ाई में, वो पीछे कहीं उसका कोई गाड़ी नहीं लेके आ सकती है। ये कोई मैदान नहीं है जिसमें पीछे आपके गाड़ियां लेके आ जाएंगी, आप तो आगे अटैक कीजिए। तो आपको ही लेके चलना है, वहां पहाड़ों में सर्वाइव करना है, और उसके अंदर आपकी कैपेसिटी है वो 50% कैपेसिटी से कम है। यानी आप जितनी ताकत लगा सकते हो, जितना वजन उठा सकते हो, उससे 50% आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है। और जो ऊपर जाते हो आप, चूंकि यदि आपके पास कम्बरसम लोड है और आपके हाथ कितने एक्टिव होंगे, आप कितना एक्टिव होंगे मनोवरिंग करने में, पोजीशन लेने में, तो ये एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हुए भी, खास तौर से जैसे तोलोलिंग हाइट्स हैं, वो 4852 जो इतनी ऊंची ऊंची हाइट्स हैं, उनमें किस तरह से अपने जवान चढ़े, ये एक वाकई सारी दुनिया की जो आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने ये स्टडी किया है, दे आर वंडरिंग एंड दे आर स्टडिंग दिस ऑपरेशन कि ये इस तरह का ऑपरेशन किस तरह से सफल हो पाया। आप वहां पे कोई बहुत बड़ी आर्मी आपको बैठाने की जरूरत नहीं थी। स्मॉल आर्म्स वाज गुड इनफ, बिकॉज आखिर तो आदमी तो जाएगा ना, मशीन तो नहीं जा सकती, टैंक वहां पर चल नहीं सकते, तो आदमी जाएगा तो उसको तो एक स्मॉल आर्म्स ही मार देगा, तो ग्रेनेड मार देगा। तो इस तरह से भी कैसे हमने कुछ ऑपरेशन फेल हुए, लेकिन अल्टीमेटली वी सक्सीडेड। एंड मैं तो ये कहूंगा मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इतना डिफिकल्ट होते हुए, डिफिकल्टी को देखते हुए इस किस्म की एफर्ट हमको और कहीं करनी नहीं पड़ी। बिल्कुल, ये करीब 2 महीने चला, और वाजपेयी सरकार उस वक्त देश में गवर्निंग कर रही थी। ये एक बड़ा ऑपरेशन इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि जैसे अभी भगवान सिंह जी ने कहा कि बड़ी दुर्गम तरीके से, दुर्गम पहाड़ियां आप सोच नहीं सकते, हम कोसों दूर बैठे हुए हैं, जो तोप के अभी ये आप देख रहे हैं, ये जो ऑपरेशन चल रहा है बहुत नीचे है, क्योंकि तोप भी आप एक जब समतल कोई जगह होती है तो उसको लगाने के लिए अपनी जगह चाहिए, लेकिन जहां जिस जगह पे दुश्मन, क्योंकि उनको चढ़ने में वहां पे बड़े सहज उनकी तरफ से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना पड़ता था, यहां से जब आप चढ़ रहे हैं ऊपर तो बहुत आपको जाना है, और वहां वेपन्स में भी आप ग्रेनेड या आप जो भी आपके पास में राइफल हैं उनके अलावा कुछ ऐसा सामान लेके नहीं जा सकते, क्योंकि तोप ऊपर जा नहीं सकती, एक पर्टिकुलर एक रेंज होती है, उसके आगे आप जा नहीं सकते, परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, आपके दूसरे व्हीकल्स वहां नहीं जा सकते, यहां तक कि आप हवाई जहाज के जरिए भी हम बम नहीं गिरा सकते।
क्योंकि इतनी हाइट और परिस्थितियां कुछ इस तरह की होती हैं कि आप वहां जा नहीं सकते। लेकिन वायुसेना ने भी उस वक्त अपना शौर्य दिखाया और इस ऑपरेशन को पूरी तरह से एक सफल बनाने में सबका जो सहयोग रहा। यहां लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि 19 साल का सफर, जब भी ये कारगिल विजय दिवस आता है हम शहादत को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन जिन्होंने शहादत दी और शहादत के साथ ही जो वादे हुए उनका क्या हुआ। यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि हम कहने को तो बहुत कुछ करते हैं और जब बात कहीं आती है तो उस पर सियासत भी होती है, लेकिन उन वादों का क्या हुआ कि जो वादे किए गए थे। हमारे साथ ओम प्रकाश भारद्वाज साहब हैं, ये उस हीरो के पिता हैं जो पेट्रोलिंग में कारगिल में जब घुसपैठ का पता चला था तो पहली पेट्रोलिंग जो टीम गई थी उसमें अमित भारद्वाज भी थे। और भारद्वाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक लंबा सफर हो चुका है, 19 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कैसा रेस्पॉन्स रहा गवर्नमेंट? बहुत सारे लोग आप लोगों से मिलते भी होंगे, मुझे लगता है कि कुछ जो ऐसे कारगिल के जो शहीद हैं उनके परिवारों से आपस में मिलना जुलना होता होगा आप लोगों का। कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, कुछ पूरे कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से सैल्यूट करना चाहिए सरकार को भी, और नहीं है तो इतना बड़ा वादा और फिर धोखा क्यों? देखिए, जो लोग शहर में रह रहे हैं शहीद परिवार के, वो लोग तो करीब करीब उनको सभी सुविधाएं और जो मिल चुकी है, परंतु गांव के अंदर जो परिवार हैं, जो अनपढ़ परिवार हैं, उनकी कई चीजें जो है आज तक उनको नहीं मिल पाई है। कोई पेंशन के लिए इधर उधर भटक रहा है, जमीन के लिए भटक रहा है, कोई बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहा है, तो उनके साथ सवाल हो नहीं रही है। वो बड़े दुखे शहर वालों से मेरा जहां तक केस है, जो सुविधा उन्होंने डिक्लेयर की थी वो मेरे को मिल चुकी है, परंतु गांव के अभी जो है उनके अभी सुविधा नहीं मिल पा रही है। और मैंने तो ये अनुभव किया कि भगवान को और फौज को हम जब भी याद करते हैं जब तकलीफ होते हैं, बाकी फौज को और हम भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, भारद्वाज साहब वो पीड़ा बता रहे हैं कि मुझे मिली लेकिन औरों का क्या होगा। वो लोग अभी भी मिलते हैं आपस में, ये लोग किसी भी फंक्शन वगैरह में तो अपनी पीड़ा बताते हैं कि मुझे ये अनाउंसमेंट किया गया था। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी को हाथ में गोली लगी, किसी को सीने में गोली लगी, किसी के पांव में गोली लगी, किसी सिर के पास गोली लगी। बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिनको लगी और कुछ ने अपनी शहादत दी। उनके परिवारजनों के लिए बात कही गई थी कि सरकार की ओर से ये सब कुछ चीज दी जाएगी। मैं भगवान सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पार्टीज के हीरोज भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मैं आरसी चौधरी साहब के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, अनाउंसमेंट किया गया था उस वक्त का, तो कायदे से तो सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे कुछ दृश्य दिखाऊंगा जिसमें हम सब लोग देख रहे हैं कि जब किसी शहीद की जब वहां से बॉडी आती है तो पूरा गांव उमड़ता है, उसे सलामी दी जाती है, सैल्यूट दी जाती है, बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लेते हैं, एक पूरा कारवा बनता है। और लेकिन जब देने का वक्त आता है तो धीरे धीरे उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता। ऐसा नहीं कि सरकार दे नहीं सकती, सरकार दे सकती है, देना सरकार को ही है। सरकार अनाउंसमेंट करती है तो कुछ ना कुछ उसकी तैयारी, उसकी डेप्थ कहीं ना कहीं जाकर के किया जाता होगा, लेकिन अभाव कहीं पे होता है तो होता है मॉनिटरिंग का। और मॉनिटरिंग अगर आप लोग हैं, वर्कर हैं पार्टियों के, अगर महसूस होता है कि किसी करगिल के जवान की वीडियो है, वो बैठी हुई है कहीं पे, उसको भटकना पड़ रहा है, कभी कलेक्ट्रेट जाना पड़ रहा है, कभी किसी ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। तभी मुझे लगता है कि वो सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है कि हाँ बिल्कुल हम उसको निर्वहन कर रहे हैं। अदरवाइज तो एक दिन उसके अंत्येष्टि में हम सब लोग शामिल होते हैं, 3 उंगलियां दबा के सैल्यूट ठोकते हैं और उसके बाद में हालात अपने परिवार पे उसको जैसे भी होते हैं उन पे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि पीड़ा की बात है, मुल्क के लिए भी, हमारी नैतिकता के लिए भी। चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पे आपने जो प्रोग्राम आयोजित किया, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन हीरोज को जिन्होंने अपने देश के लिए, इस पूरे हिंदुस्तान की सरहद के लिए अपने आप का प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और यहाँ पे मैं जिन अभिभावक के साथ में हूँ, भारद्वाज साहब के पास में, अमित भारद्वाज जी का जब यहाँ पे आई थी इस जयपुर के शहर पे, और जिस प्रकार से लोग उमड़े थे, और उसका भी मैं एक साक्षी रहा हूँ। निश्चित रूप से पूरा जयपुर एकजुट और लगा कि इस जयपुर का बेटा गया है और वो कहीं पे कहीं कोई बुला नहीं सकता। लेकिन आखिर शहादत देने वाला हीरो अपने माँ बाप, अपने परिवार के तमाम कर्तव्य, अपनी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को भूल के, और उसके एक ही जुनून होता है सरहद की रक्षा का, और पूरा देश उस टाइम उन्हीं की तरफ, उसी नजर की तरफ देखता है। निश्चित रूप से अगर कहीं
उनको किए हुए वादे में अगर कमी रहती है तो निश्चित रूप से सरकार के लिए और पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि आज हम अगर अमन और चैन की नींद सोते हैं तो उन्हीं की वजह से सोते हैं जो अपने सब कुछ इस देश के, इस मुल्क के हर व्यक्ति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण के न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए विजय दिवस की पूर्व संध्या पे जो आपने किया और जो वंचित रहे, निश्चित रूप से सरकार की गवर्नेंस कहीं ना कहीं इसमें असफल होती है। अगर शहीद का परिजन कहीं पे भी कोई जाता है और जो उसको जो हक मिले हैं अगर वो हक पूरे नहीं होते हैं, समाज कल्याण, ये सैनिक कल्याण बोर्ड भी बना हुआ है, तमाम चीजें की मंत्री भी इससे जुड़े हुए हैं और उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता तो निश्चित रूप से सरकार के लिए ये एक संवेदनहीन निर्णय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे चौधरी साहब, यहां वर्तमान की स्थिति नहीं है 19 साल पहले का। 19 साल ये युद्ध, उसके बाद की जो विजय है वो 19 साल का सफर तय कर चुकी है। सरकारें आई चली गई, लेकिन जो परिवार उस हालात में आज भी, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, तो मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार की कहीं कोई सरकार की नुमाइंदगी नहीं करना चाहता, ना ही कोई राजनीतिक दल की नुमाइंदगी करना चाहता है। क्योंकि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं जिसके पिता ने 65 का युद्ध लड़ा है और मैं एक ऐसे अभिभावक के पास में बैठा हूं जिन्होंने अपने बेटे को इस देश की रक्षा के लिए खोया। इसलिए सरकारें क्या होती हैं, जरूरी यह है कि आखिर इतना 1-2 दशक बीतने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं उनके परिजन अपने दिए हुए वादे को याद दिलाने के लिए रहते हैं तो निश्चित रूप से इससे बड़ी दुखद कोई घटना हो नहीं सकती। मैं बिल्कुल आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूं। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इस बात पे आपने एक तरह से दोनों ही बातें हैं कि दुख भी जताया है और महसूस कर रहे हैं कि होना चाहिए। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा कि 2 दशक पूरे हम अगली बार जब मिलेंगे तो कर चुके होंगे, लेकिन एक बड़ी, अभी भी बहुत सारे परिवार हैं और मैं भगवान सिंह जी को होल्ड इसी वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये खुद इससे जुड़े रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से और गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी थी। कई बार ये बताते भी हैं, लोगों को सुनते भी हैं कि ऐसी चीजें हैं कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से घुमा सकते हैं, वो ये बताएंगे आपको, लेकिन सरकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनकी वो ड्यूटी बनती है समाज में किसी का, मैं आप लोगों पे नहीं थोप रहा हूं, मैं ड्यूटी हमारी भी बनती है। समय समय पे हम उन चीजों को हाईलाइट भी करते हैं कि एक समाज की माफ करेगा, एक शहीद की बेवा, उनके बच्चे किस हाल में है, माता पिता किस तरह से भटक रहे हैं, जो वादे किए गए थे समय समय पर हम आपको याद भी दिलाते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। यहां क्या लगता है कि क्या कम समय मिला या मॉनिटरिंग नहीं कर पाए? वजह क्या रही कि आज भी अगर उनकी विधवाओं को भटकना पड़े सिर्फ उन वादों को याद दिलाने के लिए? देखिए योगेंद्र जी, आज कोई राजनीति से परे हटकर वाला विषय है और मुझे लगता है कि आज की शाम और कल का दिन उन वीरों को अर्पित और उनकी शहादत को नमन जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज न्यौछावर कर दिया। और जैसा आपने कहा हीरो, तो मुझे लगता है कि हीरो तो वो लोग हैं जो आज बॉर्डर पे जो जाग रहे हैं ताकि हम लोग चैन की नींद सो सकें। तो हीरो कोई नहीं हमें से, हीरो तो वो लोग हैं। और जहां तक अब इस बात कह रहे हैं, ये बड़ा आप लोग भी हीरो हैं। नहीं, अगर 19 साल से सरकार वादे याद नहीं रखे और आप मैं आपसे बोल पा रहा नहीं होगा, सहमत ही नहीं है इस मुद्दे पे आपसे। हीरो तो वही लोग होते हैं और हम तो उनके कहीं नजदीक भी नहीं फटक सकते। खैर एनीवे, बात ऐसी है, देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा है, सरकार की तरफ से योजना आती है। देखिए सरकारें आती जाती रहती है राजनीतिक पार्टियों की, पर जो भी सरकार आती है उसका ये फर्ज बनता है कि जो लोग सीमा पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं, और उसमें कई तरह की बात होती है, जो शहीद हो जाते हैं, जो परमानेंटली डिसेबल होते हैं, जो पार्शियली डिसेबल होते हैं, हर कैटेगरी को अलग करके उनके हिसाब से उनके परिवार वालों का ध्यान रख सके, ताकि क्योंकि वो बॉर्डर पे रहते हैं तो इस सोच में ताकि हम अपने परिवार के साथ रखें। तो हमारा और सरकार का, देश का, इस देश का फर्ज बनता है कि हम उनके परिवारों को उनकी शहादत के बाद ध्यान रख सकें। तो उसके लिए कई सरकार की योजना होती हैं। अपने यहाँ राजस्थान में भी सैनिक कल्याण समाज कल्याण बोर्ड है, जिनकी पूरी कोशिश रहती है कि अगर डिसेबिलिटी है इस कैटेगरी में, या बाद में विधवाओं को पेंशन और बाकी सारी सुविधा देना, या रिटायरमेंट तक की पेंशन या रिटायरमेंट तक के जो बेनिफिट्स मिले थे, या उसके बाद के, या रिहेबिलिटेशन किया जाता है, री एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, या उसके एवज में उसको नौकरी दी जाती है, उसको या उसके परिवार को या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को, कई तरह की रैंकिंग होती है। तो कई दुर्भाग्य से कहीं अपवाद हो जाते हैं कहीं, तो ये ऐसे होने नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि इन चीजों को किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और शायद मुझे लगता है हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के अंदर एक विभाग सैनिक का भी होता है, सैनिक विभाग होता है, तो उसके अंदर जो भी कंसर्न होते हैं अधिकारी या पार्टी के पदाधिकारी, मुझे लगता है उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक तालमेल बैठा के रखना चाहिए अपनी सरकारों का। देखिए चाहे एनडीए की सरकार, यूपीए की हो, ये तो उनमें अंदर एक कोई ऐसे व्यक्ति को बीच में नोडल अधिकारी सैनिक व्यक्ति होना चाहिए, जो पार्टी के अंदर का कोई व्यक्ति जाता है तो उसको वहां पे आसानी से, उसे जल्दी से जल्दी सहायता सके।
और सरकार के गुजरात से लेकर के वहां तक पहुंच के पंजाब तक, और बाकी पंजाब और उसके आगे जम्मू कश्मीर तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ से राजस्थान की तो वीरों की इस बात पे चर्चा भी आए थे, या कोई भी नेता, किसी राहुल गांधी आए हों, यूपीए का वक्त सोनिया जी आई हों, ये पूछा जाता है कि हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतरी कि नहीं उतरी, कार्यकर्ता बूथ लेवल तक लेके जाएं, उस गांव पंचायत धार्मिक वहां तक पहुंचाएं। क्या कभी इस बात को लेकर के कभी कोई चर्चा होती है कि राजनीतिक दल में कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव ढानी में कितने सैनिकों के परिवार हैं, या उनकी विडोज हैं, उनकी क्या पोजीशन है, क्या उन परिवार वालों से संपर्क हमारा होता है, कितने लोगं से होता है, कभी कुछ होता है, तो शून्य होनी चाहिए। मैं आपको ये कहने वाला था, डिपेंडेंसी की बात नहीं है हमारे तो अभी शायद 2 साल पहले, 1 साल पहले कार्यक्रम आया था जिसके अंदर बोला था कि आप अपने बूथ लेवल के स्तर पर बोला गया था कि आसपास के रहने वाले शहीदों के परिवार से जाकर के मिले और उनसे पूछना, जैसे संपर्क और समर्थन एक अभियान। जो चर्चा आपसे हुई 1/3 आर्मी ड्यूटी स्पेंड किया है, तो स्थितियां तो जो आप इस हिसाब से आप बता, हाँ शहीद परिवार हैं, उनके विडोज हैं, उनकी क्या पोजीशन है, कभी आते हैं कि कारगिल के जो जवान उस वक्त के ऑफिसर तो शहीद हुए उस वक्त के, कुछ ऐसा है कोई केसेस या पेंडेंसी बिल्कुल शून्य हो चुकी है? हमारी नजर में तो बहुत सारे हो जाए, समझिए भार्गव साहब ने सही फरमाया कि जो फैसिलिटी सरकार ने कम दी है, बेसी दी है, वो बात नहीं, बात ये फैसिलिटी दी है वो क्या दे दी गई है उन ग्राउंड, बस इतना ही है बस। मतलब ये तो खुद जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, शहर में रह रहे हैं, इनको क्या, इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खुद भी अपना हक जानते हैं, ये तो ले लेंगे, ऐसे तो ठीक है परिवार। और लेकिन आप गांव में दूर दराज में जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी बीबी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कौन क्या सुविधा लागू है ये भी नहीं पता है, उनको क्या मिली है कि नहीं मिली है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कुछ एक। ब्रिगेडियर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द आपके पास ही लौट रहे हैं। इसी मुद्दे पर बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। आपने पूरा एक कैसे युद्ध लड़ा गया, क्या परिस्थितियां बनी थी, कैसे बने थे, गडरिया के रूप में, वहां को चरागाहों को के रूप में कुछ लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने सेना को जानकारी दी, पेट्रोलिंग गई वहां पे, और क्योंकि पहले से घात लगाए हुए दुश्मन बैठे हुए थे तो किस तरह की स्थिति, हमने एक लंबा सफर युद्ध की तरह वो लड़ा गया और एक रिसर्च का विषय बना कि हिंदुस्तान की सेना ने ये युद्ध विषम परिस्थितियों में एक असंभव जिसे करार दिया जा रहा था वो जीता कैसे। मुझे लगता है कि इसी का दूसरा नाम शौर्य कहा जाता है, यही वीरता कहलाती है।
भगवान सिंह जी के पास में था मैं, हम बात कर रहे थे सर ये तो एक युद्ध का सफर हुआ, सैल्यूट, हम आए दिन सब कुछ बातें करते हैं, सम्मान, लेकिन सम्मान तो जब झलकना चाहिए जो दिल से भी हो, अदरवाइज तो हमें सब कुछ दिखावटीपन दिखता है। आपके पास में बहुत सारे, आपने कहा कि पेंडेंसी अगर शून्य हो जाए तो फिर तो उसके बाद कोई बात ही नहीं है जी। तो क्या पेंडेंसी, किस तरह की पेंडेंसी? देखिए बात यह है, कोई भी सुविधा दी है, जैसे आपको सबसे ज्यादा जो लाभदायक परिवार को लगती है वो है एक परिवार के सदस्य को जॉब देना। यदि जॉब वो जब चाहता है, जब टाइम से नहीं दिया गया है, उसको चक्कर लगाते हैं, आपकी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, और वो जो डॉक्यूमेंट जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, नियम यदि कोई पढ़े हुए नियम में क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो वो डॉक्यूमेंट नियमानुसार है जब तो बात मान ली जाए ना। नियम किसी ने पढ़ा है और नॉर्मली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती के जैसे 3rd क्लास 4th क्लास ये जॉब मिलते हैं या कोई क्लरिकल जॉब मिल जाएगा, तो इसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन में कोई डायरेक्टर हो, या कोई जिस विभाग का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसमें बिना दिमाग लगाए, बिना नियम पढ़े वो फाइल लटकाए रखते हैं। ये बात बहुत गलत है और हमारे सामने कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में हमने सरकार को भी बोला कि आप बिना किसी वजह से कोई एक ऐसा कारण बता के जिसकी कोई अहमियत नहीं है और जो है ही नहीं कानून में। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि जो प्री 99 के वार विडोज थी, उनके परिवार के एक सदस्य को 45 साल की उम्र तक सरकार में नौकरी देने का प्रावधान है, 71 से लेकर 99 तक के, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं था। तो सरकार ने ये बड़ा अच्छा प्रोविजन किया, उसमें कुछ एक को तो मिल गया जो, उसमें यह है कि सरकार ने कहा है परिवार के एक सदस्य, उसमें यह कहीं नहीं कहा है कि अनमैरिड या मैरिड या लड़का या लड़की, कुछ नहीं कहा। एक परिवार के एक सदस्य जिसको ये वार विडो देना चाहती है ना, जो लड़का है वो तो शादीशुदा है तो उसको तो जॉब मिल गया। लड़की यदि शादीशुदा है, अकेली लड़की है परिवार में, उसके लड़की एक ही है, एक अकेलौती लड़की है, उसको वो जॉब दिलाना चाहती है, वो तो शादीशुदा होगी, जब 30-40 साल की होगी तो उसको लटकाए हुए हैं। हमने सरकार को, पिछली सरकार थी कांग्रेस की, तभी भी हम इसको लेके गए, मैं चीफ मिनिस्टर से खुद मिला, इसके बावजूद नहीं हुआ। भगवान सिंह जी, मेरा जहाँ तक अभी भी हमने सरकार को दिया। वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब है, मैं माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद 6 महीने पहले या शायद 8 महीने पहले जो क्लॉज था ये हटा दिया गया है। और मैरिज के अगर जो सिंगल डॉटर है, इवन इन द केस ऑफ मैरिज और री मैरिज के अंदर भी ये क्लॉज को हटा दिया गया, जहाँ तक मेरी जानकारी। अजी क्लोज कहीं नहीं थी, देयर वाज नो नेवर एनी क्लोज जिक्र नहीं था, नहीं री मैरिज का था, इन केस ऑफ री मैरिज इट विल नॉट अप्लाई, तो शायद इसका केस नहीं है ना, कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं हुआ। कल्याण जो चेयरमैन साहब कह रहे थे वैसे डिसीजन लेने जा रहे हैं चेयरमैन साहब, कुछ भी नहीं है जो उन्होंने हमने भी गए थे उनके पास, तो ये केसेस लेके वो कह रहे थे कि साहब ये शहीद के परिवार, वो जिसको जाना चाहे, शादीशुदा है, बिना शादीशुदा है, हम एक परिवार के सदस्य को देंगे, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं। वो तो पहले जैसे लगता क्या है कि सरकारों की एक दोहरी नीति, पॉलिटिकल पार्टीज की दो चेहरे सामने आ रहे हैं कि जिस दिन को शहादत होती है उस दिन भीड़ होता है, तो उस दिन तो हमारा कुछ फेस अलग होता है, जब काम का वक्त आता है तो उससे जानबूझ के ऐसी कोशिश की जाती है कि गंभीरता से नहीं लिया जाता। कोई तो ऐसी वजह है, मुझे नहीं लगता कि सरकार चाहे कोई गंभीर विषय हो और जिसको पूरा नहीं किया जा सके, करने वाली तो सरकार ही है, मॉनिटरिंग का अभाव है। वजह क्या है, कभी आपने पता भी किया होगा? बात सेंसिटिविटी की है, आप सेंसिटिव हैं तो इंटरेस्ट लेंगे, और सेंसिटिव नहीं है तो आपने चीफ मिनिस्टर को भी लिख दिया तो वो लिखेंगे कि ये लेटर इससे प्राप्त हुआ बिगड़े भगवान सिंह से, आपके कार्य, वो फाइल का गेम चलता है, वो चलता है, उधर से आगे चल के वो फिर वापस सैनिक कल्याण विभाग में आएगा, जिस यहाँ से वो चला था ना वापस वहीं आ जाएगा, कोई डिस्पोजल नहीं है। नोबडी इज वरीड कि ये क्यों चल रहा है इतना खेल। और बहुत गरीब परिवार हैं, उन परिवारों को जो सहारा चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इन फाइलों की हकीकत और उन परिवारों पे क्या गुजरता है, मैंने भी इस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया है, लोगों से बातचीत की है, शेखावटी में बात की है, कहीं जाते हैं तो वहां कुछ लोगों से मुलाकात होती है, कभी इस तरह की स्टोरीज हमारे जो साथी हैं उन्होंने की भी है, हम आपको कल शेयर भी करेंगे। पीड़ा ये हम कहते हैं बस कि शहादत को सैल्यूट और बिल्कुल हीरो हैं, शेखावटी वीरों की भूमि है, ये सारी चीजें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पीड़ा उस परिवार से पूछिए कि जिसने कैजुअलिटी को सहा है। उन लोगों को आप दोहरा दुख दे रहे हैं, एक तरफ वादे करके हम
उन पर गौर नहीं फरमा रहे हैं। और दूसरी तरफ कोई परिवार में किसी ने बुजुर्ग माँ बाप ने अपना बेटा खोया, किसी बहन ने अपना भाई खोया। कुछ चित्र आपने ऐसे भी देखे होंगे कि बिल्कुल गोद में बच्चा इतना, तो शायद देखते ही उस मार्मिक दृश्य को किसी से उसको कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़े। तो ऐसे ऐसी वो चीजें हैं, वो तकलीफ उन परिवारों को महसूस होती है। ये कहा जाता है कि दुख का एहसास उसे होता है जिसके चोट लगती है। वो चोट वो परिवार उसको सहन करते हैं। वो मैं कहना चाहूंगा कि शहादत उनके परिवार के एक जने ने दी, लेकिन वो भी आज शहादत ही दे रहे हैं। इसने विषम परिस्थितियों में, शासन के कुचक्र में, फाइलों के खेल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज वो किस दौर से गुजरते हैं। ये पीड़ा सहज नहीं है। हम बेशक राजनीतिक दलों की मीटिंग होती होंगी, बूथ को मजबूत करिए, आप विधानसभा में किसको टिकट देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये महसूस करना चाहिए। भाकर साहब कह तो रहे हैं कि बिल्कुल हमारी पार्टी में ये बात होती है कि शहीदों की क्या स्थिति है, उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है, लेकिन पेंडेंसी अभी भी है। तो सरकार की अगर रूलिंग पार्टी में इतनी गंभीरता हो और पेंडेंसी हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो कोई कमी है जिसमें हम चूक रहे हैं दुरुस्त करने में। मैं एक बार आसिफ चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। आसिफ चौधरी साहब, बीजेपी में ये सिस्टम अगर इन लोगों ने डेवलप किया है कि शहीदों के परिवारों से मिलना चाहिए, उनकी क्या स्थिति है, उनके कोई काम तो नहीं अटके हुए, इन्हें दुरुस्त किया जा सके, लेकिन अभी भी पेंडेंसी है, तो कहां चूक है, ये इनका विषय है कि हम ये कुछ करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की पार्टी स्तर पे भी कभी चर्चाएं होती हैं कि शहीद परिवारों से भी कोई मिलने का कार्यक्रम रखा जाए, उनकी कोई समस्या तो नहीं है, कार्यकर्ताओं से कहा जाए कि अगर आप पड़ोस, गांव, पंचायत कहीं भी रहते हैं तो उनके हालचाल ही जान लीजिए कैसे हैं। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप जिस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन शुरू किया था। उस कैंपेन के अंदर जितने भी जो स्लेब्स हैं या तमाम किसी दूसरे सेक्टर के लोग हैं, उनसे मिलने का एक प्रोग्राम रखा, ना कि उसमें शहीदों का कोई ऐसा था। और वो अलग अलग लोगों को टारगेट दिए, वो अपना एक समर्थन के लिए कैंपेन कि हमने सरकार की उपलब्धि लेके जाएं और हमारा वो समर्थन करे। वो किसी लोगों को क्या वंचित रहेंगे, उसको सहयोग मिले, ऐसा शायद मेरे हिसाब से वो नहीं है। वो कैंपेन है समर्थन के लिए और सरकार की उपलब्धियों को लेके जाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी जो कांग्रेस पार्टी का जो एक इतिहास है, वो शहादत का इतिहास है, और इस देश की रक्षा के लिए शहादत इस पार्टी के नेताओं ने दी है। और इस देश के एक देश बना रहे, देश संगठित रहे और देश के जो सरहद है वो सुरक्षित रहे, इनके लिए शहादत दी है। और इससे जुड़े हुए बहुत से लोग मेरे जैसे शिकारी करते हैं जो ऐसे परिवारों से ही ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये कैंपेन समर्थन के लिए नहीं, कैंपेन है उन लोगों की पीड़ा क्या है और हमने जो कमिटमेंट किए उसकी क्या है। वो कांग्रेस पार्टी में सदैव चलता रहा है और हमारा सैनिक एक सेल है, वो सेल का काम इन्हीं चीजों को लेके और ये सब चीजें चलती रहती है। क्या सरकार की पॉलिसीज हैं, किस प्रकार से उनको बेनिफिट्स मिलता रहे और किस प्रकार से उनको जो चीजें हैं वो कैसे उनको डिलीवर हो सके, इसको लेके सदैव ये रहा है। यहां पे जब कारगिल विजय दिवस हुआ और उसके बाद में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इस देश को संबोधित किया था, संबोधन में उन्होंने पारसी के युद्ध का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि 1977 के अंदर मैं विदेश मंत्री था और मैं अफगानिस्तान गया था और मैंने वहां पे जाके कहा कि मुझे गजनी जाना है। उन्होंने इस बात का जिक्र करके उन्होंने जो बात कही थी उसमें यह थी कि उससे पहले जब युद्ध होता था तो कुछ लोग लड़ते थे और कुछ लोग बाहर बैठ के उस निर्णय का इंतजार करते थे। कारगिल का जब युद्ध हुआ तो इस कारगिल का युद्ध इस देश ने लड़ा सेना ने, लेकिन उसकी देश का हर नागरिक तन मन और धन से समर्पित सदैव दुआओं में उन सैनिकों के साथ में था। और उन्होंने कहा कि उसी की बदौलत आज हमने उस विजय को हासिल किया। जिन लोगों ने जो शहादत दी उनमें से दिगेंद्र एक सैनिक है जो शायद अभी परमवीर चक्र विजेता है और वो जिंदा है और वो महावीर चक्र मिला शायद, महावीर चक्र, और वो जिंदा है और वो उस घटना का जिक्र करते हैं किस प्रकार से उन्होंने दोनों लीग पे किस प्रकार से जो अंतिम जो थे और किस प्रकार से समाज का हर व्यक्ति, अगर मैं ये कहता हूं तो ये जानना चाह रहा हूं अगर गड्डिया भी नहीं होता और वो सूचना नहीं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास में वो स्टोरीज हम समय समय पर दिखाते भी रहते हैं, दिखाएंगे भी। दिगेंद्र की भी स्टोरी भी हम कल दर्शकों को दिखा पाएंगे। यहां सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीतिक दलों का अपनी जो जिम्मेदारी है, क्या वो निर्वहन की बात कर रहा हूं मैं ये सारी चीजें नहीं सुनना चाह रहा। मैं तो सिर्फ अपनी बात ये है कि कांग्रेस की बात आपने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने शहादत दी है। राजनीतिक दल चाहे कुछ भी माने, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसा कोई, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, कहीं ना कहीं कोई मोटिव कुछ भी रहा हो, उन्होंने शहादत कहें या उनकी हत्या जो की गई थी वो देश के लिए कहूंगा, मैं तो कुर्बानी कह सकता हूं उसको। लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं कि क्या आप लोग, अगर आप कहते हैं कि पार्टी के नेताओं ने हमारे पार्टी के एक बड़े एक शहादत की एक स्टोरी रही है, आजादी के
क्रांति में भी हम लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं तो आज वर्तमान की बात जानना चाह रहा हूं कि कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे हैं, आप लोगों को कभी इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप गांव, ढानी, पंचायत, तहसील, कहीं पे भी कोई अगर वॉर विडो है या उसके परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, जरा उनको जाकर के हम संभाल सकें? योगेंद्र जी, आपने जिक्र किया राजीव गांधी जी का। आपको याद होगा राजीव गांधी जी को इस देश के अंदर किस प्रकार से बदनाम किया गया था और किस प्रकार से कहा था बोफोर्स को लेके। और राजीव गांधी जी का उस समय क्या वक्तव्य था कि एक दिन मैं पाक साहब वहां से निकलूंगा। और जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उसमें राजीव गांधी की जो नारे इस देश के सैनिकों ने लगाए, उन्होंने कहा राजीव गांधी जिंदाबाद, क्योंकि उस समय यहाँ पे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी बैठे हैं जो उस साक्षी रहे हैं किस प्रकार से बोफोर्स तोपों ने उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे आपने जो बात कही उसके बाद सैनिकों ने राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे दिए। राजीव गांधी हमारे ये बात कही उन्होंने, क्योंकि जब बोफोर्स की जब बात थी, बोफोर्स तोप ये गोले जो चल रहे हैं बोफोर्स तोप के, ये बोफोर्स तोप ये बात सही है। तो फिर क्या है, कौन लेके आए, कौन संदेह नहीं तो उसका राजनीतिकरण उस वक्त किया गया होगा, लेकिन ये बात सही है कि सर एक बात बताऊं मैं तो आज की जिम्मेदारी की बात करते हैं हमारे पास में, मैं आज की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की आपकी पार्टी बात करना। योगेंद्र जी मैं दो चीजें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मेरे साथी ने बीजेपी के जो साथी हैं उन्होंने बीच में जो कहा था कि मैरिज और रीमैरिज के बाद में शायद जो जॉब का है वो क्लू है वो हटा दिया गया होगा। मेरा उस पर व्यक्तिगत तौर पे मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानवीय तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जो क्लू हमें दिया और जहां पे जो सैनिक थे वो बहुत कम उम्र के थे, क्या वो विधवा रहने पे ही उनको मिले? अगर उसके बच्चे को रीमैरिज कर भी ली जाती है तो भी उसका जो हक है आखिर उसको क्यों पेंडिंग में डाला जाए? वो तो मिलना चाहिए ताकि उसके परिवार को संबल मिले। और हम चाहते हैं कि वो जो है उनकी भी शादी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जिस विधानसभा फतेहपुर से मैं आता हूं वहां पे रोड साहब से एक गांव है, वहां पे एक शहीद अकरम नाम का व्यक्ति शहीद हुआ और शहादत जो दी उस स्कूल का नामांकन शहीद अकरम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रखा गया। शिक्षकों ने एक प्रस्ताव बना के और डीओ के पास में भेज दिया और उस प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया कि उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए। वो तो शुक्र है कि आप जैसे चैनल ने, आप जैसे मीडिया के व्यक्ति ने किसी बात की वो सुगड़ाहट लगी और उसको हम रोकने में कहीं ना कहीं सफल हुए। आखिर कई जगह पे जैसे संस्थानों पे सैनिकों के जो शहीदों की जो नामांकन है वो मिला दिए जाते हैं। सर मेरे सवाल पे अभी भी नहीं आ रहा, बजट नहीं लगता मेरे सवाल पे नहीं आ रहा। सम्मान जो चीज है सवाल, सर सवाल मैं बात कर रहा हूं कि सम्मान हम करते हैं, सेना के नाम पे सम्मान और सियासत भी खूब होती है। मैं तो आपकी वो ड्यूटी जानना चाहता हूं कि जैसे दीपक भाकर साहब ने अभी ठोक करके कहा कि बिल्कुल हमें जिम्मेदारी दी जाती है, हमारे कार्यकर्ता जाके शहीदों के परिवारों से मिलते हैं। कांग्रेस में इस तरह का कोई अभियान, कोई चर्चा, कोई जिक्र, कहीं कोई बात या कोई आपने स्टार्टिंग में कही, मैं वो बात जानना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कही हम जाते हैं वहां पे समर्थन के लिए नहीं कि वो हमारी पार्टी का समर्थन करें, हम इसलिए जाते हैं कि वो हमारे देश के हीरो हैं, उनके कैसे निश्चित रूप से। चलिए थैंक यू, बिल्कुल होना चाहिए। मैं भारद्वाज साहब आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, आप ही के पास। मैं सिर्फ पहले तो ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे दोनों पार्टियों के हमारे महानुभाव हमारे साथ में बैठे हैं, क्या कभी समय समय पर राजनीतिक दलों के लोग जो शहीदों के परिवार है उनके बीच आते हैं, मिलते हैं, उनसे कभी हालचाल जानते हैं? कभी कुछ ऐसे होते हैं रेगुलर, या कभी भी कोई होली दिवाली कभी भी कोई? मेरा खुद का अनुभव रहा है, मेरे लोगों से इंटरेक्शन जो हुआ है शहीद परिवारों से हुआ है, कभी कभार से आते हैं। जैसे हमारे साथी ने बताया हमने कंपेन चलाते हैं, कंपेन शुड नॉट बी फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब इट शुड बी ऑन गोइंग बेसिस होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस और उनके रिजल्ट होने। फिर बाद में इसी तरह जो हमारे जो मिलिट्री वाले खुद जाते हैं, गांव-गांव चक्कर लगाते हैं और वहां से गिरबान से लेके आते हैं, तो उनकी जरूरत क्या पड़ गई? जो हमारे सैनिक अभी आर्मी वालों ने चलाया था, सारे शेखावटी एरिया में घूम के गए हैं, वो सबके क्या उनके गिरबान से जाए क्या नहीं है, वो गवर्नमेंट इंडिया को, गवर्नमेंट राजस्थान टेकअप गए हैं। तो वो मिलिट्री वाले आने के बजाय तो आप जो यहाँ बैठे हुए हैं जन सेवा के लिए बैठे हैं, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप ऑन गोइंग होना चाहिए और गाँव में सब जाइए, किसी की पेंडेंसी रही है दोबारा फिर 6 महीने में जाइए। अभी जो 14 साल 15 साल चले इलेक्शन आ रहा है, अभी कंपेन चल रहा है आराम से, तो मैं तो ये मानता हूँ इलेक्शन के चक्कर में रहा है। 4 साल से क्या करते थे साहब? 4 साल किसी ने नहीं संभाला। तो ये कह रहा हूं कि शहादत को भी हम धोखा दे रहे हैं। ये एक बड़ी पीड़ा की बात कही जा सकती है कि उस दिन अगर एक दिन के लिए हम उस शहीद के पीछे अगर एक बड़े कार्रवाई के साथ में चलते हैं और उसके बाद में हम भुला देते हैं, भुलाने की बात उस परिवार से भी अगर आप पे काम अगर कोई होता है, तो आज अगर किसी शहीद परिवार के यहाँ पे अगर कोई जॉब मिलता है, पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाके कहता है कि आपकी जो तकलीफ है उसमें हम शेयर कर रहे हैं, हम आपको लेकर चलते हैं, आप इस तरह से फॉर्म भरिए, आपकी ये ड्यूटी है, ऊपर एक बार फॉलो करते हैं, अगर वो लगता है
तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई उसको सैल्यूट नहीं है उस परिवार को, और इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं है। लेकिन हम केवल कह देने भर से ये सब चीजें नहीं होती हैं। चौधरी साहब, एक बार फिर मैं आपके पास में आऊंगा। अभी भारद्वाज साहब ने जो बात बताई कि इलेक्शन के टाइम जब होते हैं तो जरूर कुछ लोग आते हैं। अगर जो काम सेना के लोगों को करना पड़ रहा है, गांव गांव जाकर के तकलीफ पूछ रहे हैं कि आपकी क्या कमी रही, ये चीजें पूरी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, और अगर हम यहाँ पे अगर कहें कि बिल्कुल हम लोग अभियान के रूप में चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उस शहादत को भी धोखे में रख रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। योगेंद्र, निश्चित रूप से जो भारद्वाज साहब का जो कहना है वो ठीक हो सकता है। मैंने तो ये आपको पहले ही कहा कि हम कैंपेन नहीं चला रहे, समर्थन फॉर कैंपेन नहीं चला रहे। मैं तो खुद एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूं जो ब्रेव हार्ट, जो सैनिकों के लिए काम करता है। अभी सैनिकों के लिए, जो सैनिकों, अगर कोई सैनिक है, विडो है, तो उनकी अगर बेटी का विवाह होना तो उसमें क्या सहयोग हो सकता है। ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो लेके हम तो वहां पे जाने का जो काम है वो सतत रूप से कर रहे हैं। हो सकता है कि भारद्वाज साहब के यहाँ पे किसी का पहुंचना नहीं हुआ हो, लेकिन मैं शेखावाटी से खुद बिलोंग करता हूँ। और भारद्वाज साहब तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं तो शहर में रहा हूं। नहीं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खुद मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और ये यही जो प्रक्रिया है उस पर सदैव लगे हुए हैं। ये कहीं पे कोई ये एक पीड़ा मैं तो इसलिए भी महसूस करता हूं कि मैं इस परिवार से आता हूं, और तमाम जो शेखावाटी के जो लोग हैं या कहीं पे भी जो शहादत हुई है, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, और ना ही ये चीज होनी चाहिए, लेकिन और ना ही ये राजनीतिक मंच का ये पीड़ा होती है। हम महसूस करते हैं इस बात को कि 19 साल अगर हो जाएं और उसके बावजूद भी अगर ये जो सुविधाएं जिसके लिए अनाउंसमेंट किया गया और नहीं मिले, तो इससे बड़ी क्या पीड़ा हो सकती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब उस समय पे आपने जो अनाउंसमेंट कर दिया और उसके बाद में आप बदलाव की प्रक्रिया में जाते हैं, आखिर क्या वजह हुई, तात्कालीन आप निर्णय लेते हैं और उसके बाद में बदलाव की प्रक्रिया भी जाना पड़ता है। जिस प्रकार नौकरी का जो मीटर आया, आज भी एक पेपर के अंदर छपा की बहुत से जो ये बातें रही, उन्होंने एक सर्विस का जो मीटर था वो आज भी छपा। मैं तो ये कह रहा हूं, छोटे से छोटा एक काम है, आप नामांकन के लिए इस देश का जिसने गौरव बढ़ाया, जिसने आने वाले पीढ़ी सेना के प्रति समर्पित हो, क्यों सैनिक के अभिभावक की बार बार ये कहें कि आने वाली पीढ़ी को मैं सेना में भेजूंगा, बार बार वही क्यों कहें। क्यों नहीं एक दूसरा आदमी भी ये कहता कि मेरे बेटा सेना में नहीं था, आगे से मैं भी मेरे सेना में भेजूंगा। तो ये जो नामांकन की जो एक प्रक्रिया लेके किसी संस्थान को थी जिन्होंने इस देश के लिए किया, उसमें तो कहीं कोई बजट भी नहीं लगता मेरे हिसाब से। सिर्फ आपको कागजों में सिर्फ नामांकन, कितने शहीद हुए, कितने संस्थान है, ये तो करना चाहिए। सेना के साथ में कैसे आने वाली पीढ़ी के साथ में गौरव बढ़ेगा, वो तो कम से कम कर ही सकते हैं, और वहां पर क्यों लिखना आ जाती है। ये एक स्थायी मुद्दा रहा। अगर किसी शहीद परिवार की कोई तकलीफ है वो स्थायी रूप से है। सरकारें बदल रही हैं हमारे यहाँ पे, 1998 से सरकार, एक बार उसकी सरकार, एक बार उसकी सरकार, एक बार उसकी सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि पीड़ा तो स्थायी रूप से थी। इसे तो कोई भी सरकार आए, इसमें ये भी प्राथमिकता नहीं थी कि ये उनकी है, ये हमारा नहीं होगा। कोई ब्रिज तो है नहीं कि उनका लिविंग स्टोन है, चले ठीक है, इसकी प्रायोरिटी नहीं है हमारी, अब दूसरी का करिए। जैसे हम देखते आ रहे हैं, ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन कम से कम शहीदों के मामले में तो सियासत नहीं होनी चाहिए। इससे तो यही लगता है कि सेकेंडरी हो गई हमारी प्रायोरिटी। अगर शहीद परिवारों की 19 साल से पेंडेंसी है, ये आने वाले जो लोग हैं, हम बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, डिफेंस के लोग इसी वजह से जाते हैं कि उन परिवारों को ये महसूस हो कि सरकारें या कोई है नहीं है, लेकिन सेना के लोग आज भी आपके साथ में खड़े हुए हैं। तभी मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी के लिए वो तैयार रहते हैं कि नहीं। कई बार हम सुनते भी हैं कि बाप शहादत दी, बेटा भी बड़ा होगा तो सेना में ही जाएगा। चौधरी साहब, मैं वो जानना चाहता हूं, तो कम से कम इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिक दल भी अपने एक ड्यूटी इस तरह से निभाएं, क्योंकि आप लोगों का बड़ा एक एनजीओ की तरह मानता हूं मैं तो इसको, कि आपके वॉलंटियर्स हर जगह, हर गांव, हर बूथ पे होते हैं, वो बहुत नजदीक से पहचान सकते हैं। लेकिन एक अगर उन्हें सपोर्ट करने वाले अगर ऊपर की लाइन में हो, जो प्रदेश में बैठते हैं, जिलों में बैठते हैं कि फला परिवार है, इनके स्कूल का नामकरण होना था, ये छोटी सी तकलीफ है, अगर इनको हम दूर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वोट की राजनीति एक अलग बात होती है, लेकिन हमारे कुछ मॉरल ड्यूटीज भी होती हैं जिन्हें हम दूर कर सकें, जिनके आधार पर किसी की तकलीफ। जी चौधरी साहब, ये तो शहादत की, कहीं पे शहादत को और वोट के साथ में जोड़ना, अगर ऐसी कोई मानसिकता है तो इससे तो निंदनीय कोई चीज हो ही नहीं सकती। हाँ, जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने अपना बच्चा इस देश की रक्षा के लिए खोया और सरकार वहां पे नहीं कर पाई, निश्चित रूप से लाल फीताशाही का कहीं ना कहीं इसके बीच में बैरियर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जितनी शहादत का मूल्य समझती है, कांग्रेस जितने शहीद परिवारों को दुख दर्द जानती है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जो इसी आधार पर बनी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता उसके लिए निर्णय लेने में या उनको देने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर सकता हो। मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं कोई आया नहीं। अगर कहीं पे भी हो, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अगर कहीं पे कोई ऐसा साक्ष्य सामने आता है तो उसकी लड़ाई हम सदैव लड़ेंगे। चलिए, ये उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस तरह के कोई केसेस हैं तो उनको डिस्पोजल भी किया जा सके। और एक बार फिर मैं
भारद्वाज साहब के पास में जाना चाहूंगा। भारद्वाज साहब, आप कुछ कह भी रहे थे बीच में, और बात यह अब एक लंबी तकलीफों की बात कर रहे हैं। आपने हालांकि शुरू में कह दिया था कि मुझे तो जो अनाउंसमेंट से सब मिले, आपकी अपनी जागरूकता भी, आप शहर में रह रहे हैं तो चीजें स्मूथली, लेकिन जैसे भगवान सिंह साहब कह रहे थे कि एक लंबी लाइन है अभी भी जिन लोगों की पेंडेंस है, किसी को जमीन नहीं मिल पा रही है, किसी को क्या नहीं मिला, किसी को ये अनाउंसमेंट किया गया था वो नहीं मिल पा रहा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तकलीफ की बातें हैं कि वो हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे इसी से जुड़ी हुई बात। मैं तो ये कह रहा था कि जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। बिजली का कनेक्शन की बात है, बच्चों का एडमिशन की बात है, बच्चे कहाँ स्टडी करेंगे, गवर्नमेंट की सब कई ऐसी स्कूल हैं जहाँ पे आदमी वालों को एडमिशन देंगे, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो ये काम जो हमारे जो काम है ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं या जो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले जो कह रहे हैं हमारा एक सेल बना हुआ है वो जाके देखते हैं, उनको जाकर देखना चाहिए। तो साल भर जब इलेक्शन आते हैं तब से एक्टिव हो जाते हैं, इसके पहले कोई भी उन लोगों की तकलीफ नहीं देता। उनकी छोटी छोटी बातों को गौर किया जाए तो शहीद परिवार खुश हो जाएगा। केवल हालचाल बोले भाई आपको कोई कंडीशन प्रॉब्लम है, कोई दवा की जरूरत है तो कहाँ जाना है, वो ट्रीटमेंट करना है, बच्चे को एडमिशन करना है, ये बातें कोई जाके नहीं पूछता। मतलब बिल्कुल, यहाँ एक काम हो सकता है दीपक भाकर साहब, आप सरकार में हैं और चुनाव का वक्त भी है, बहुत ऐसा भी नहीं है कि इसमें आप लोगों को कुछ करना है। बीएलओ सब जगह लगे होते हैं, बीएलओ ये भी जानते हैं कि इस गांव में किसके बच्चा हुआ है, किसके होने वाला है, किसके कहाँ ट्रांसफर हुआ है, किसके क्या हुआ, एक एक चीज बहुत बारीक से जानते हैं। या उन लोगों को जो वहां गांव में आते जाते हैं उन लोगों को एक ड्यूटी लगानी चाहिए कि क्योंकि इतने कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम काम है नहीं कि जो वार विडोज हैं या कोई शहादत किसी ने दी, किसी ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हुई और उसमें अटैक हुआ या वहां मौत हो गई, तो कम से कम सैनिकों को इस तरह की चीजों को एक लिस्टिंग करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर उसको फॉलो कराए। मुझे लगता है कि अगर ये सब कुछ अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत ही उन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल होगा, उनको एक कह सकते हैं कि एक राहत की बात होगी कि आपकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है आपकी काम की, आप उन्हें बता सकते हैं, वो तकलीफ भी बता सकते हैं कि किस तरह से ऊपर इस चीज का डिस्पोजल करना है। लेकिन प्राथमिकता पे तभी होगी कि कलेक्टर के यहाँ फाइल चलेगी, कलेक्टर देखेगा मेरे पास 20 काम है, यही काम नहीं है, इसको साइड में करो बाद में देखेंगे, वो नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी प्रायोरिटी में अगर होगा तो काम मुझे लगता है कि बहुत ही स्मूथ हो सकता है। ये लोग आप लोग कर सकते हैं ये काम, अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि करना चाहिए ये। देखिए योगेंद्र जी, मेरे को बहुत आपने समय बहुत लेट दिया, लेकिन बताना चाहता हूँ ये आरोप या कोई स्पष्टीकरण का टाइम है नहीं। शहादत की जहाँ तक बात की आपने, तो देखिए जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर जो हमारा है वो सारा का सारा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक शहादत हमारी पार्टी के लोगों ने, पर इस बात को मुझे लगता है जिक्र करना उचित नहीं, क्योंकि फोरम भी नहीं है, समय भी उचित नहीं रहेगा। तो उस बात को तो हम साइड में रखें और कृपया करके कभी भी किसी नेताओं की शहादत को हम सीमा पे होने वाले शहीदों से अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है उनके साथ अब न्याय और तर्कसंगत नहीं रहेगा। जहां तक आपने इसकी बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा संपर्क व समर्थन अभियान ये बिल्कुल अलग चीज थी। और जो मैंने आपको विषय रखा था वो मैंने बात रखा था 2 साल पहले का, जहां हमारा हर व्यक्ति जाके, जो आपने बताया बूथ स्तर पे जाकर के ऐसे शहीद परिवार को चिन्हित करके उनसे मिलना था, उनकी बातों का करना था। तो कृपया जो मेरे मित्र जो कांग्रेस के दोनों को कंफ्यूज कर देते तो उसका मैं स्पष्टीकरण हालांकि उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता के लिए। जहां तक आपने उसकी बात की, चूंकि आजकल बेलों को काम सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं हमने उनको ये ताकीद कर रखी है कि वो कृपया इस बात का ध्यान दें। मैंने आपको पहले भी बात कर, फिर उसी बात को मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर और बूथ लेवल तक के जाके देखें कि अगर वहां का कोई शहीद परिवार है तो प्राथमिकता के तौर पर उस परिवार के पास आप जाएं, उनसे पूछें कि उनकी जरूरतें क्या है, उनकी नीड बेस क्या है, और उसके हिसाब से अगर उनकी कोई मदद करने की हो सकती है तो कृपया उन्हें प्राथमिकता ऐसे कि जो बिल्कुल वर्कर्स जाकर के उनसे मुलाकात की और बिल्कुल उनका एक काम था, हमने उसी पेंडेंसी को दूर किया, उनका काम करवा दिया। कंपाइल करें, शायद हो सकता है आने वाले समय हम देंगे कि हमने इसको फोकस करके रखा। तो ये इसको प्योरली राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, तहसील स्तर पर विधानसभा क्षेत्र में एक वीरांगनाओं का सम्मान, उनके पिताजी को हम शॉल उड़ा रहे हैं या फिर उनके वीरांगनाओं को चुनरी उड़ा रहे हैं, हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी ने जमीन के कागज लौटा है वहां जाकर के, हाँ बिल्कुल आपकी जमीन का अलॉटमेंट है। मैं आपको ये डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ। जो नामकरण की बार बार बात आई, मेरा स्वयं मित्र, मेरा बैचमेट है, मैं नाम लेना चाहूंगा, मेजर राजू मिश्रा अजमेर से था, उसके नाम पे वहां पे एक सड़क का भी नामकरण किया गया। तो स्कूलों का नाम, सड़कों का नामकरण, विभिन्न संस्थाओं का नामकरण
समय समय पर, और ये सभी सरकारों द्वारा किया जाता है जितना भी होता है। कहीं अगर कमी पेशी रह जाती है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, सरकारें बिल्कुल। शहीदों की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि उनको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति। आप पहले बोलिए। एक मिनट कहना चाहता हूँ साहब, ये शहीदों की बात है, शहीदों के साथ साथ में मेरा कहना ये है कि हमारा सैनिक जब छुट्टी आता है, उसके 1 महीने की 2 महीने की आता है, उसके बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, वो ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगा रहता है, कोई इसको अटेंड नहीं करता। तो ऐसी एक होनी चाहिए कि अगर सैनिक किसी काम से जा रहा है तो उसका काम प्रायोरिटी बेसिस होना एज कम्पेयर टू अदर्स, वो भी नहीं हो रहा है। सैनिक शहीद की तो बात है ही है, साथ में उन सैनिकों का भी ध्यान रखना चाहिए जो 1.5 महीने छुट्टी आ रहा है, 1 महीने छुट्टी आ रहा है, कभी इसको किसी काम के जाना है, हर वजह चक्कर लगाता है उसको। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हमें बताएं, एक मीटिंग में कहा था कि अगर कोई सैनिक आपको आता जाता दिख रहा है एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे, तो कृपया खड़े होकर, हम और कुछ नहीं कर सकते, उसे सम्मान जरूर है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत इस देश में इतने साल बाद हुई थी, जो विदेशों में बड़ी कॉमन है। आपने ध्यान दिया, एयरपोर्ट पर अगर कोई फौजी आता है तो सब खड़े होकर उसका सम्मान करते। चलिए, मैं भगवान सिंह साहब के पास जाऊंगा, 1 मिनट का वक्त हमारे पास में शेष है। सिंह साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें आपने आइडेंटिफाई किया और वास्तव में इस तरह से दूर हो सकती हैं अगर आपने प्रयास किए सरकारों से, तो कहाँ, मतलब क्या ब्यूरोक्रेसी की कुंडली है या इच्छा शक्ति का अभाव है? इच्छा शक्ति नहीं, नियत ठीक नहीं है साहब। मैं कह रहा हूँ कि एक सैनिक के लिए, उनके परिवार के लिए, शहीदों के लिए, आप जब कोई ओकेजन होता है, ये मौका होता है, तब तो सब बड़ी बड़ी बातें करने में कोई नहीं चूकता। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ सरकार का कि कुछ एक इनके मिनिस्टर को हिदायत मिली चीफ मिनिस्टर से कि आप हर एक शहीद के परिवार के पास जाओ, उनकी समस्याओं का बारे में बात करो। मैं एक उदाहरण दूंगा, जोधपुर गया हुआ था मैं, तो मैंने भी कई शहीद के परिवारों ने बोला कि आएंगे हमारे यहाँ, तो मैंने कहा था ये समस्या है, आप इसको इस तरह से बताना, इस तरह से बताना। मैं जोधपुर में गया तो एक शहीद परिवार के यहाँ मिलने गया, तो वर विडोज ने बोला कि हमारे पास वो मिनिस्टर साहब शाम को 5 बजे आने के लिए बोला था, और हमको ये बोला गया था कि आप थोड़ा टेंट सब बना देना, थोड़ी छाया, कुछ 15-20 आदमी के लिए चाय पानी का बंदोबस्त, और ये अच्छा थोड़ा चाप वगैरह देख लेना। तो बोली मैं 4 बजे हमने तो तैयार करके टेंट वेंट और तैयार हो गए, और रात को 11 बजे पहुंचे हमारे पास, और बोले कि हम 2 मिनट रहेंगे। एक शॉल उठा के ना हमारी बात सुनी ना कुछ, वो बोले 15,000 रुपये लग गए हमारे, और एक शॉल उठा के चले गए, 5 मिनट के अंदर वापस चले गए। तो मेरा कहने का मतलब एक टोटल पूरा करना। अब मैं नियत की बात कर रहा हूँ, आपकी यदि नियत नहीं है तो ऐसे सम्मान के भी मुझे लगता है परिवार को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी हो जाए। मैं आपसे सहमत हूँ। आधा मिनट में बोलूंगा अपना अनुभव। एक बार लाइव शो हो रहा था अमर जवान ज्योति के ऊपर, मैं भी शामिल, कांग्रेस के, बीजेपी के, बड़ी धार की बातें करते, हम शहीदों के लिए करेंगे, सैनिकों के लिए करेंगे। जाते टाइम जो कि मैं बोला हूँ वहां पे, मेरे से बात करके नहीं गया कोई भी, कुछ नहीं सब ये कोई भी बात। मैं माफी चाहूंगा, हमने देखिए एक शहादत को सलाम, सैल्यूट, हम जांबाजों को हमेशा नमन, ये सब कुछ तो करते रहेंगे, लेकिन हमें जो करना चाहिए, जो पीछे उनके परिवार हैं, करना तो हमें उनके लिए चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज आपको सैल्यूट करने की आवश्यकता है या आप खड़े होकर के ताली बजाए, कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी ड्यूटी है, कम से कम अगर उस परिवार के प्रति उसको हम बुस्टअप कर सके, उसे मजबूत कर सके, तो इससे बड़ी कोई शहादत को सलाम नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई सैल्यूट नहीं हो सकती। ताकि एक दूसरे का मैसेज भी जाएगा कि हम खड़े हों, चाहे बेशक उस अंतिम यात्रा में अगर कितनी भीड़ जुटा करके चले भी जाएं तो वो कोई मायने नहीं रखती है। मायने वो रखती है कि उसके परिवार को कितने लोग संभालने जाते हैं, उनको कितने लोग जो सरकारी वादे हैं उन्हें पूरा करा पाते हैं। बड़ी बात यह है, आज कारगिल विजय दिवस का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो उन परिवारों को पीड़ा भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज हम किस जगह हैं। 19 साल में अगर पेंडेंसी है तो मुझे नहीं लगता है कि सही मानने में वो श्रद्धांजलि या सैल्यूट या शहादत को नमन है। तभी होगी कि जब हम हमारे वादों को भी याद रख सकें, तभी वो पूरी तरह से हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। चले अगेन एक बार फिर सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और विजय दिवस पर हमारी खास खबरों बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।